ऑपोजिशन को कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़ी। कई वजीर अपनी कारकर्दगी का खुद शिकार हो गए। वजीर आज़म का गैर मुंतखब अफराद पर भरोसा बढ़ गया। तहरीक इंसाफ की अपनी साख दाव पर लगी है। और माड़ा दहशतगर्दी वाक़े से पाक ईरान ताल्लुकात मुतासर हुए। इमरान खान ईरान के दौरे पर हैं। दोनों मुल्कों में एतमाद साजी की बहाली वज़ीर आज़म के दौरे की बड़ी कामयाबी होगी। और इंग्लिश ज़बान के आलमी मुकाबले की फाइनलिस्ट फातिमा अली ने साबित कर दिया, पाकिस्तानी नौजवान किसी से पीछे नहीं। कामयाबी का राज क्या है, फातिमा से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन। और फातिमा की हमारी जो थर्ड टॉप स्टोरी थी, फातिमा की बात करके एकदम से हमारा जो मूड है वो बेहतर हो गया। हमारे नौजवान जो हैं क्या ज़बरदस्त, मतलब कोई चीज़ सामने आप ला के रख दे। इंग्लिश लैंग्वेज तो कोई चीज़ ही नहीं है। आप रोबोटिक्स ले आए, यू टॉक अबाउट एनीथिंग, नासा जाने की बात कर लें, कुछ भी कर लें, हमारे बच्चे सबसे आगे होते हैं। एंड दैट मेक्स अस सो प्राउड कि डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, जो कि कभी कभार हमें लगता है कि आर्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बच्चों को बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस में डाल देते हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट माशाल्लाह क्या ज़हीन बच्चे हैं कि कोई मौका छोड़ते नहीं है। और इन बच्चों की सेहत का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और वो जो दो वाक़यात हुए हैं वो अभी तक हमारे जहन में बैठे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे करनी है। आपको याद है थर्सडे को एकदम से हमने खबरें सुनी कि तमाम काबीना, तकरीबन आधी से ज़्यादा काबीना है वो तब्दील हो गई है। अभी तक उस पर बात हो रही है, बिल्कुल, और तब्दील हो भी गई है। बिल्कुल, चलें आपको ज़रा अपडेट भी करते हैं ओवर द वीकेंड क्या हुआ है। ना ऑपोजिशन ने बाउंसर कराए, ना यॉकर मारे। इमरान खान की काबीना खुद ही हिट विकेट हो गई और अब आगे बड़े चैलेंजेस हैं। देखें क्या होता है। पीटीआई हुकूमत से पीटीआई के कई वजीरों को निकाल कर ज़्यादातर गैर मुंतखब अफराद को काबीना में शामिल किया गया है। और ये सारी तब्दीलियाँ इमरान खान ने उस वक्त की जब उन्हें खुद महसूस हुआ कि अवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ चुका है। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद हो। कोई भी हमारा खिलाड़ी अगर सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमें तैयार होना चाहिए या उसका बैटिंग ऑर्डर बदलें या उसको चेंज करके एक नया खिलाड़ी लेके आए। इस सारे अमल में अपोजिशन ना कुछ बोली ना कुछ कर पाई। जो भी किया खान साहब ने खुद ही किया। अपोजिशन को तो आवाम की तरह उस वक्त पता चला जब ये सब हो चुका था, लेकिन इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान के करीबी अफराद को भी जब ही पता चला जब फैसला हो चुका था, और इनमें खुद बरतरफ होने वाले भी शामिल हैं। मुझे नहीं पता, फोटोशॉप का हमारी तो भी मीटिंग हुई है जिसमें असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर, आई हैव नो आइडिया, तो मुझे क्या पता। हमें तो अभी मीटिंग हुई है पीएम के साथ, ही वाज देयर एज फाइनेंस मिनिस्टर। उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। मेरे से ये बात पहली दफा कल रात को हुई है। अब जब तब्दीली आ चुकी है तो कोई और नहीं, खुद कप्तान के खिलाड़ी ही कह रहे हैं कि सब अच्छा नहीं हुआ। जो नया वजीर खजाना आएगा वो भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्टेड हैं और बेतहाशा वजन रखते हैं, असर और रसूख रखते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो इलेक्टेड नहीं हैं और वो भी असर और रसूख रखते हैं। मुल्क के हालात हैं, मुझे मुश्किल लगता है। आई होप कि वो बेहतर कर सके, कि हमारे मुल्क की ज़रूरत है कि मुल्क तरक्की करे और खुशहाली आए, और मेरी दुआ होगी कामयाब हो। जो आता है वो सारे कहते हैं मैं काबिल हूँ। ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा जो टीम बनी है कि वो क्या डिलीवर करती है, हम उनसे सवाल करेंगे। चलें जी, जो होना था वो तो हो गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज मुशीर खजाना है। अगले महीने रमज़ान भी है, बजट भी आने वाला है। इन हालात में आवाम का बोझ कम करने का टास्क उन्हें मिला है, और आवाम का बोझ कम करने के साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी को भी संभालना है। मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो उन्हें मुबारकबाद दे दें, खुशामदीद कहेंगे आपको। फिरदौस आशिक आवान साहिबा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। कंग्रेचुलेशंस, आपकी नई पोस्टिंग हुई है जिम्मेदारी मिलने पर। अब ये बता दीजिए दूसरी बात अहम, कि जो लोग वजारतों से हटाए गए हैं उनकी नाराज़गी ख़त्म हुई है या नहीं? हफ्ते के इजलास में तो अभी हमने देखा कोई नज़र आया नहीं था उनमें से। देखिए, स्पोक्स पर्सन की मीटिंग थी, कैबिनेट मीटिंग नहीं थी, और हर कैबिनेट का मेंबर जो है वो स्पोक्स पर्सन मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी का हिस्सा नहीं है।
इसलिए उसमें अक्सरियत जो आप नाम लेना चाहते हैं सवाए फवाद के, क्योंकि वो लाहौर थे और शब बारात की वजह से वो फैमिली किसी गैदरिंग में बिज़ी थे, और ही विल बी पार्ट ऑफ द कमेटी एंड कैबिनेट जो ट्यूसडे को हो रही है। तो उसमें कोई ऐसी नाराज़गी या दो राय या कोई ऐसा बहाम नहीं है, और दे आर विद द विजन ऑफ इमरान खान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो कोई डिस्कनेक्ट नहीं रह सकता। फिरदौस साहिबा, जो तब्दीलियाँ की गई हैं उनमें सबसे नुमायाँ इत्तलात और ख़जाने की वजारतें हैं, तो अब लग हमें यही रहा है कि हफीज़ शेख साहब पॉलिसी बनाएंगे और आप उसका दिफा करेंगी। तो आप लोगों ने रमज़ान से पहले महंगाई कम करने की क्या पॉलिसी बनाई है? इकनॉमिक टीम की मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और उस मीटिंग के दौरान बड़े आसान अंदाज से सॉफ्टली और एग्रेसिवली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये मैसेज कम्युनिकेट किया अपनी इकनॉमिक टीम को कि हमें पाकिस्तान के अवाम को ख़ुसूसन रमज़ान में रिलीफ़ देने के लिए इनिशिएटिव लेने हैं, और महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने के लिए एक मौसर और जामिया हिकमत अमली बनाई जाए, और आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए ऐसे इक़दामात उठाए जाएं जिसके डायरेक्ट समरात जो हैं वो आवाम तक पहुँचे ताकि वो हालात से बाहर निकल सकें। ये बता दीजिए फिरदौस आशिक अमान साहिबा कि वज़ीर आज़म ने पहली टीम को तो 8 माह तक का वक्त दिया है, आप लोगों को बताया इस बारे में बात हुई है कि डिलीवर करने के लिए आप लोगों के पास कितना टाइम है? देखिए, इमरान खान साहब की विजन के साथ, उनकी कमिटमेंट के साथ और उनकी काज के साथ जो खड़ा हो के परफॉर्म नहीं करेगा, वो चूँकि अवाम को जवाब दे हैं और इस मुल्क के कौमी मफाद में और अवाम के मफाद में वो ना दोस्तियाँ देखेंगे, ना ताल्लुक़ देखेंगे, ना किसी शख्सियत का कद देखेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम का मफाद देखेंगे। और उस मफाद के रास्ते में अगर कोई रोड अटकाएगा, परफॉर्म नहीं करेगा, तो उसे जाना होगा, और उसके लिए कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान। और उन्होंने ये भी बड़ा वाज़े कर दिया, खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी वो तो बिल्कुल ही आउट होगा, और एक्चुअली उसकी बड़ी हमने मिसाल ओवर द वीकेंड ये देख भी ली। तो होपफुली अब जिनके पास वजारतें हैं, अब जो काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स, तो वो ये कहते हैं ना, पुल अप योर सॉक्स वाली एक मुहावरा है, एवरीबडी इज बीइंग वॉच्ड, एवरीबडी हैज टू परफॉर्म, और डिलीवरेंस उन्होंने देनी है, वरना ये काम आगे नहीं चलेगा। अच्छा, मीनवाइल आपको ये भी हम अपडेट दे दें कि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब दौरा ईरान पर हैं, मशहद पहुंचे थे, अब तेहरान में हैं, और वहाँ हसन रूहानी साहब और दीगर सुप्रीम लीडर्स वगैरह से मुलाकात करेंगे। आपको पता है कि पिछला साल जो था 2018 वो तारीख का सबसे गर्म साल था। अंदाजा करें, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड द हॉटेस्ट ईयर एवर। तो अब आगे आप देख लेंगे क्या होना, पता नहीं क्या होगा। ये जो माहिरीन है वो खबरदार कर रहे हैं कि अगर आने वाली नस्लों को इसके शदीद मनफी असरात से बचाना है तो हमें ही कुछ करना होगा, नहीं तो आने वाले जो लोग हैं वो कह रहे होंगे कि हमारे पिछले जो नस्लें हैं वो बर्बाद करके चली गई सारा सिस्टम। अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और अहम खबरें हैं। भारत और अफगानिस्तान के साथ सरहदें गैर महफूज हैं, अब तीसरी तरफ से ये नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म के सामने दौरा ईरान में ताल्लुकात की सरदमोहरी खत्म करना बड़ा सिफारती चैलेंज है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बलूचिस्तान के इलाके और माड़ा में दहशतगर्दी के वाक़े पर कहा कि इस वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द ईरानी इलाके में हैं और इस बलोच गिरोह को ईरान की सरजमीन से मदद फराहम की गई। मेरे पास मुसद्दका इतलात हैं, BRA के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिकल कैंप्स ईरान की सरहद के अंदर बॉर्डर रीजन की तरफ वाक़े हैं। एक्शनेबल एविडेंस हमने तहकीक के बाद, तस्दीक के बाद ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ शेयर कर दी है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने औरमाड़ा में शहीद होने वाले 14 अफराद के कातलों के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर ईरान से शदीद एहतजाज भी किया है, और वज़ारत ख़ारजा ने भारत खाने को एहतजाजी मरासला भेजा जिसमें कहा गया कि ईरानी इलाके में सरगर्म गिरोहों की
तफसीलात पहले भी तेहरान को भेजी, मगर ईरान ने अब तक इन गिरोहों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान ईरान पहुंच चुके हैं, जहां वो सदर हसन रूहानी और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी से भी मुलाकात करेंगे। और इस अहम दौरे से पहले दहशतगर्दी का संगीन वाक़या यकीनन ताल्लुकात में बड़ी रुकावट बन गया है। और ये भी आपको बता दें कि मजबूत मौक़िफ़ और मौसर सफारतकारी के जरिए ही इस रुकावट को दूर किया जा सकता है। अब इस रुकावट को कैसे दूर किया जा सकता है, पाक ईरान ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है, इसी पे बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब अपने वक्त। इम्तियाज़ साहब, पाक ईरान ताल्लुकात अगर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो बहुत बुरे भी ज़ाहिर नहीं रहे हैं, लेकिन इस वक्त दोनों मुल्कों के ताल्लुकात किस नहज पर हैं? ख़ासतौर पर ओडमारा में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, इसके बाद आप वज़ीर आज़म के इस दौरे को किस तरह से गेज करेंगे, किस तरह से देखते हैं, कोई फ़ायदा होगा इसका? देखिए, पहले तो आप कुछ कराची के कचरे की बात कर रहे थे जी, सफाई की बात कर रहे थे, तो मैं कुछ अर्सा पहले ही गया था ईरान, तेहरान। वहाँ देख के इंतहाई खुशी हुई कि बहुत सफाई पसंद लोग हैं। और जो मेरे ख्याल हुमा ने बात की कि हम खुद भी शायद उसके ज़िम्मेदार हैं कि उसमें लोग घर तो साफ़ कर लेते हैं, घर के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा आपने ये मौजू उठाया कि भाई ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं होती बल्कि आवाम की भी ज़िम्मेदारी है अपने मुल्क को, अपने मोहल्ले को साफ़ रखना। जहाँ तक ईरान के साथ ताल्लुकात की बात है, ये कोई अच्छे नहीं हैं। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की, उसमें बस उन्होंने सिर्फ एक भारत का नाम नहीं लिया, बाकी बात उन्होंने कर दी। और उसकी इस वक्त जो जहद बनी हुई है इस ताल्लुकात की, वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मगरबी सरहद यानी अफ़गानिस्तान से एक फ़्रंट खड़ा किया हुआ है। अब एक जनूब मगरबी यानी ईरान की तरफ से भी एक फ़्रंट खड़ा कर दिया, और मशरक़ी हमारी सरहद पे तो वो ख़ुद मौजूद है। तो एक तिकोनी जंग है जो भारत ने पाकिस्तान पे मुसल्लत कर रखी है, और ताज़ा तरीन उसमें जो है वो ईरान है। और ख़ास तौर पे ईरान के जो कट्टर सख्त गिर नौयत के जो वहाँ की सियासी क़यादत है, जिसकी नुमाइंदगी ईरान के पासदारान यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स करते हैं। आपको याद होगा कि 13 फरवरी को जब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कोई 10-15 लोग मारे गए थे, तो उनके जो इंचार्ज जर्नल है उसने 3 दिन के बाद बराह रास्त पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने इनके ख़िलाफ़, इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई न की तो हम ख़ुद ये कार्रवाई करेंगे। हालांकि आपको ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता 15-16 महीने के दौरान ईरान पाकिस्तान के अंदर चागी और दूसरे और मारा इसके जो करीबी सरहदी इलाके हैं, यहाँ पे कम से कम 8 मरतबा हमले कर चुका है, शेलिंग कर चुका है। और उनके पाकिस्तान के अंदर ये जैश अल अदल है जो कि ईरानी बलोच हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं, कि ये लोग ज़िम्मेदार हैं ईरानी पासदारान पे हमले करने के। तो ताल्लुकात बहुत इस वक्त नाजुक आपने बैकग्राउंड बता दिया, बट वी आर आल्सो लुकिंग फॉर सम सजेशंस हियर। आपके ख्याल में ऐसे कौन से 1-2 ही अगर आप सजेस्ट कर सकें बुनियादी इक़दाम हैं जो आप समझते हैं दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान महज नुमाइशी के बजाय एक्चुअल हकीकी दोस्ताना ताल्लुकात भी कायम हो सकें? देखिए, मौजूदा हालात में बहुत मुश्किल है दोनों मुल्कों के लिए, क्योंकि ईरान पे अमरीकी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, और उन पाबंदियों के बायस कोई भी मुल्क बराह रास्त ईरान के साथ बाकायदा या बाज़ाब्ता तिजारत करना नहीं चाहता है। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे बड़ा एक कदम ये होगा कि इस वक्त जो $1 अरब के बराबर दोनों के दरमियान तिजारत होती है, उसको बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर 2 मज़ीद बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, वो काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस है, उनको ऑपरेशनलाइज कर देना चाहिए ताकि बार्टर ट्रेड कम से कम हो सके और उसको 1 अरब से 2 अरब तक बढ़ाया जा सके। तुर्की ने ऐलान किया कि अगले 5 साल में वो अपनी 2 तरफ़ा तिजारत ईरान के साथ $10 अरब से $30 अरब तक ले जाएगा। उन्होंने कोई परवाह नहीं की अमरीकी पाबंदियों की। दूसरी बड़ी बात मेरा ख्याल है हमारे वज़ीर आज़म को ईरानी क़यादत की गोशगुजार करनी होगी कि ये जो
ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो दोनों मुल्कों के सरहदी इलाकों में सरगर्म हैं, लिहाजा उसकी जिम्मेदारी आप बराह रास्त हुकूमतों पर ना डालें और ना ही इस किस्म के बयानात मीडिया के ज़रिए दें, बल्कि इंस्टीट्यूशंस यानी इदारों के ज़रिए ये बातचीत करें और मुश्तरका मैकेनिज्म कायम करें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए। इम्तियाज गुल साहब, वेरी यूजफुल सजेशंस, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। दो चीज़ें इन्होंने कही हैं, डेफिनेटली ट्रेड, वैसे तो किसी मुल्क के साथ भी हो तो ताल्लुकात आपके बेहतर ही होते हैं और ईरान के साथ ऑलरेडी काफ़ी है, इसको मजीद बढ़ाने की भी ज़रूरत है और उसके लिए आपको कुछ और चेक पॉइंट्स वगैरह भी बॉर्डर पे कर लें, दूर होनी चाहिए। गलत फहमियाँ हैं या कुछ और मसाइल हैं ज़ाहिर हैं, उनको हल करना होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ईरान इज़ आवर नेबर। ये सजेशंस थे इम्तियाज गुल साहब के। एक्साइटेड अबाउट आवर नेक्स्ट गेस्ट। यू आर सो एक्साइटेड, सो आर वी। बहुत सी खबरें हमने शुरू में आपको ऐसे दे दी जिससे दिल ज़रा उदास सा हो गया, लेकिन बाज़ खबरें ऐसी होती हैं जिससे हमारा दिल भी बाग बाग हो जाता है और पर्टिकुलरली जब हमारे अपने बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे, हमारा नाम दुनिया में रोशन करने वाले होते हैं या कर रहे होते हैं तो हम बहुत इनकरेज भी करते हैं और हम उनसे आपकी मुलाकात भी कराते हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन बहुत से ममालिक में से एक है जहाँ अंग्रेज़ी ज़ुबान का बहुत इस्तेमाल होता है और इसलिए पाकिस्तानी तलबा भी इस ज़ुबान को बहुत अच्छे से समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं। हिप्पो इंग्लिश ओलंपियाड एक ऐसा मुकाबला है जिसमें दुनिया भर के वो ममालिक शिरकत करते हैं जिनकी सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी है, यानी जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। एब्सोल्युटली। तो तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन में, इस बार कराची की फातिमा अली इस इवेंट फाइनल में पहुंची हैं और ये फाइनल अगले माह इटली में हो रहा है, तो फातिमा इटली जाएंगी और लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स फातिमा इज हियर विद अस इन द स्टूडियो। प्लीज कम टू अस। फातिमा अली हमारे साथ हैं। खुशी तो हमें है ही, लेकिन आपके अहले खाना के साथ इटली जाने की एक्साइटमेंट हमें भी हो रही है। एक्साइटमेंट भी हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। तो हिप्पो इंग्लिश ओलंपियाड, फातिमा जल्दी से बता दें तैयारी क्या की थी आपने? मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की थी, वो असल में बहुत आसान था, तो उसके अंदर मतलब इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स टाइप इस तरह कहते हैं, राइटिंग और इस तरह कहते हैं, मतलब पैराग्राफ को देते हैं और उसके नीचे क्वेश्चन होते हैं जिससे आपके नॉर्मल एग्जाम में आते हैं। हाँ, दैट्स ट्रू। नॉट दैट मुझे अपने कोई नॉर्मल एग्जाम याद होंगे, कोई बहुत साल हो चुके हैं। इनके लिए आसान रहा है ना? कितने सेगमेंट्स होते हैं उसमें? स्पीकिंग के का भी कोई टेस्ट होता है या अभी सिर्फ रिटन टेस्ट होता है? रिटन होते हैं, लेकिन अभी फाइनल में स्पीकिंग होगा। फाइनल में स्पीकिंग का टेस्ट भी होगा। सो अभी कितने राउंड्स आप क्लियर करके फातिमा फाइनल तक पहुंची हैं? एक तो प्रीलिमिनरी हो गया राउंड जिसके अंदर सिलेक्ट होते हैं और फिर सेमीफाइनल हो गया। हाँ। दोनों तो अभी दो राउंड हो गए। फाइनल है मई में, अगले महीने इटली में वेनिस में होगा। कितने बच्चे हैं आपके अलावा? कुछ है मैं पूरी कराची में सिर्फ एक मैं हूँ, एक बच्ची है लाहौर बीकन हाउस, एक लाहौर से भी है। वेरी नाइस। अच्छा, तो तैयारी के पीछे मतलब ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट है जिसके लिए आपने तैयारी करनी है और अब आप फाइनल में जा रही हैं, तो बहुत किताबें पढ़ रही हैं या कुछ नहीं कर रही हैं? आपको पता हो जाएगा। यार डिक्शनरी के हमें याद है बचपन में अम्मा जो कहती थी डिक्शनरी में से 3 लफ्ज रोजाना के याद करो। हाँ, कुछ इस किस्म की कोई चीजें करती हैं या नहीं? ट्रिक्स दे तो हमें भी। बुक्स पढ़ती हूँ। तो बेसिकली बुक्स पढ़ती हैं, जीनियस तो हैं ही, इनकी बातों से ही पता चल रहा है। तो अगर ये आदत भी हो ना आपकी किताबें पढ़ने की, तो दैट टेक्स यू अ लॉन्ग वे। बचपन से ही, मतलब बचपन ही है इनका वैसे, लेकिन आई कैन ओनली इमेजिन बहुत पहले से कर रही होंगी। हॉबीज क्या है आप वैसे और क्या करती हैं? किताबें भी पढ़ती हैं और हॉर्स राइडिंग भी करती हैं। हाउ नाइस। उसके अलावा कोई म्यूजिक वगैरह, कोई गाती वगैरह भी है? दिस इज नाइस तो है, लेकिन दिस इज सो कूल। तो बेस्ट ही हो गया किताबें पढ़ना। मैं कहती हूँ आपकी बड़ी अच्छी जिंदगी इसमें गुजर सकती है। किताबें पढ़ें और बस जिंदगी गुजार लें। जबरदस्त। अच्छा, तो क्या कुछ घर से कुछ तोहफा वगैरह मिला जब आपने ये सिलेक्ट हुई कि अब आप फाइनल में जाएंगी? कुछ अब्बू अम्मी ने कुछ आपको गिफ्ट दिया हो, कोई प्रेजेंट दिया हो? एक मुझे बहुत बड़ा मतलब बुफे खिलाया। तो बुफे खाने की भी शौकीन है। खाने की भी शौकीन है। दिस इज अ गर्ल आफ्टर माय ओन हार्ट। सारी वो चीजें बड़ी फरमाइश कर देना कि जो है ना अब जीत के आओगी इंशाल्लाह, तो एक घोड़ा लेने ला, छोटा सा क्यूट सा। क्या ख्याल है? अच्छा, कोई वो हमारे जो पीछे प्रोड्यूसर साहब है ना, वो कह रहे हैं कि उनकी बच्ची जो है ना उनको स्पेलिंग याद करने में बड़ी मुश्किल होती है, तो जिन बच्चों को स्पेलिंग याद करने में मुश्किल होती है, कोई ट्रिक बता दो, कोई टिप दे दो जल्दी से। द बेस्ट ट्रिक आई नो है वो मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ लें। सिर्फ बुक्स पढ़ लेना। अगर आपको बुक्स पढ़नी आ जाए और आपको बस पढ़ते रहें आपको फिर याद हो जाता है।
और वो आपको कॉन्टेक्स्ट भी पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड किधर यूज हो रहा है। मोबाइल के ज़माने में ये माशाल्लाह छोटी सी फातिमा है और वो कह रही हैं किताबें पढ़ लें। आजकल तो बच्चों की मोबाइल से जान छुटे तो वो किताबें तो दिस इज फातिमा मिलाने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपके जो है ना पेरेंट्स, आई एम श्योर उनकी बहुत मेहनत है कि आप आज यहाँ बैठे हुए कह रही हैं कि किताबें पढ़ने का आपको शौक है। ऑलराइट, सो आपको मिलाने का यही मकसद था कि रोल मॉडल है हमारी छोटी सी फातिमा। देखें ज़रा कि अब भी इतनी उम्र में इन्होंने इटली जा रही हैं, मतलब पाकिस्तान से वाहिद बच्चा, नॉट वाहिद बच्चा बट सेकंड बच्चा जो कि पिक हुआ है। थैंक यू सो मच फातिमा। कैलाशी, अब जो लड़कियां जो बड़ा दे आर द टॉक ऑफ द टाउन, बिल्कुल, और खास तौर पे आज़म और अमरीना हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इनसे गाना आपने सुना हुआ है स्टूडियो के लास्ट सेशन में। बिल्कुल जी, कोक स्टूडियो में आपने इनका गाना सुना हुआ है, जबरदस्त, बल्कि ओपनिंग एक्ट जिसको कहा जाता है, ये दोनों ही थी। थैंक यू सो मच। अमरीना मेरे राइट पे बैठी हैं, आरियाना इज ऑन द लेफ्ट साइड। अब अमरीना, गाने का हमेशा शौक है, वहाँ सारे लोग कैलाश वादी में गाते हैं या फिर सिर्फ आप दोनों ही हैं? सारे गाते हैं वहाँ पे, सारे गाते हैं, सारे डांस करते हैं। भाई इनका डांस बड़ा मशहूर है, एज इन कैलाशी कल्चर में जो डांस होता है ना, एक एक स्टेप लेके, इट्स वेरी फेमस एज वेल। क्यूजीन बड़ी मशहूर है, कपड़े बड़े मशहूर हैं। तो कराची दूसरी दफ़ा आई हैं, कितनी दफ़ा आ चुकी हैं? पहले भी आई थी। पहले भी आई थी, पहले तो वो कोक स्टूडियो का गाना करने आई थी। तो अब ये कल्चर फेस्टिवल हो रहा है बाय द वे कराची में, 2 दिन का, कल और परसों होगा बीच लग्जरी में शाम 5 बजे से ऑनवर्ड्स। तो आप जाके इनसे सुन सकते हैं। आज लास्ट डे, अच्छा जी आज लास्ट डे, तो आज इनसे अगर आपने पर्सनली मुलाकात करनी है तो आप जा सकते हैं। तो यू कैन डू दैट एज वेल। एरियाना, जल्दी से अपने नाम की कहानी तो बता दें। एरियाना ग्रांडे का मैंने सुना हुआ है, लेकिन आपका नाम भी वहीं से आया है? आरियाना आजम, हाँ वहीं से आया। वहीं से आया? ओहो, मैंने तो खुद ही रखा है। मेरा नाम आरियाना फारसी गुल है, यानी वहाँ पर, और मैंने खुद चेंज किया, आरियाना आजम है। तो आप बहुत बड़ी फैन है आरियाना ग्रांडे की? हाँ, और गिलगित और नहीं अफगानिस्तान में भी है वो, आरियाना सैद। अच्छा, उनकी भी फैन है? 2 है आरियाना, और मैंने कहा कि तीसरा कैलाश वाली में होगी, वो है आरियाना आजम। बिल्कुल, और वो तो कराची भी पहुंच गया। तो जल्दी से मुझे ये बात बताएं कि आप लोग अपनी वादी में या अपने फैमिली में क्या पहली सिंगर्स हैं जो कि माशाल्लाह पूरे नेशनल लेवल पे आपको लोग जानते हैं, आप गा रही हैं? हाँ, हम पहले सिंगर्स हैं। तो क्या वहाँ कोई रोक टोक होती है या इजाज़त होती है कि आपने जहाँ जाना है, आपने गाना है, आप गाएं? हमने इजाज़त मांगी घर वालों से और इजाज़त मिल गई। हाँ। ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? ज़ाहिर है हमने आपका पारी गाना सुना, लेकिन उससे पहले कब से आप लोग गा रहे हैं? और जब पहली दफ़ा कोई आया कि अच्छा जी आपको कराची लेके जाएंगे, वहाँ से गाना गवाएंगे, ये सब मान गए, क्या हुआ? चलो आरियाना से, चलो आरियाना आप बता दें। वहाँ पर हम गाते तो बचपन से गाते तो सभी हैं, हाँ सभी गाते हैं, और लेकिन शौक भी है हमारा, तो बाकी तो वैसे ही गाते हैं। हमारा तो बचपन से शौक है गाने के और सिंगर बनने के। हाँ, फिर शुरू कैसे हुआ? तो कोक स्टूडियो वाले वहाँ आए थे, ज़ेब काजी यहाँ से। हाँ, और हमजा भी आए थे, 2 थे साथ। तो उन्होंने आप सबसे गाने सुने? मतलब ऑडिशन हुआ, बहुत से लोग थे? नहीं, सिर्फ आप दोनों ही? पहले मेरी अम्मी गई थी और उनके साथ कुछ फ्रेंड्स थे। अच्छा, हाँ, फिर सेकंड डे हम गए वापस। अच्छा, पहले अम्मी ने ऑडिशन किया। हाँ। तो आप दोनों तो कैलाशी में ही बातें करते होगे ना आपस में? थोड़ा सा तो मतलब समझाते हैं हमें। कुछ मतलब कि क्या, कुछ फूलों की बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है, क्या बात हो रही है? अच्छा चलो ठीक है, ऑल राइट, फॉरगेट इट। जल्दी से मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ, मैंने इनके कपड़ों के बारे में बात करनी है। आप कराची आए हैं, मौसम हमारा माशाल्लाह बड़ा गर्म है इधर, आपके मौसम तो क्या मौसम होता है, तो आप यही पहनते हो? वहाँ पे तो यही पहनते हो, इधर भी? इधर भी नहीं, सिर्फ प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम में यही पहनते हैं। हाँ, क्योंकि इधर तो पहन नहीं सकते, ये तो बहुत गर्मी है। अच्छा, हमारे लिए खास तौर पे थैंक यू सो मच आप लोग। तो आजकल आप कराची आए हो, आपके जो हेयर स्टाइल है, ये बाल कौन बनाता है? खुद ही बना लेते हो? काफी इंट्रिकेट है, क्योंकि अगर आपने कैमरा ने फोकस किया हो तो इधर भी में आपके बनवाते हैं। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मेरे भी होने चाहिए। मेरे तो खैर इतने बाल ही नहीं है कि इतनी ज्यादा ब्रेड्स बन जाए, बट वेरी नाइस। तो ये ड्रेसेस आप साथ लेके आए हो, अम्मी अब्बू में से कोई साथ आया है? नहीं, सारे एक ही गांव के हैं, यानी भाई है बड़े। भाई साथ में? हाँ, काफी लोग, 20 लोग, एक ट्रूप आया हुआ है इनका, जो फेस्टिवल हो रहा है ना उसमें फिर परफॉर्म कर रहे हैं। और एक और भी एक गाना हो जाए, बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है जी, बड़ी ही। आप ऑब्वियसली पीपल आर योर फैन। बहुत जबरदस्त हो गया, फीडबैक आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं इनसे बस गाना सुनते जाए। कौन सा? अमरीना आपकी फरमाइश पे हो जाए मेरा ख्याल एग्रीमेंट हो गया। स्टार्ट। हाँ,
कोड वर्ड्स हैं। ऑनेस्टली मेरा दिल चाह रहा है मैं स्टार्ट हो जाऊँ कोई टप्पे, लेकिन कुछ हो जाए आ रहा है। ऐसा करते हैं। ब्यूटीफुल, बिल्कुल आप दोनों की तरह ही। जल्दी से मुझे बताओ, आपने जो ये हेड गियर पहना हुआ है सर पे, इसको कहते क्या है एग्जैक्टली? हमारे ज़बान में से शुशुत कहते हैं। क्या? शुशुत। ये बनाया किसने है? ये खुद ही बनाते हैं। खुद ही बनाया है। कैन वी फोकस और हम पीछे वाला पार्ट जरूर दिखाएं इनका? थोड़ा सा टर्न करो। नहीं वो कैमरा पीछे ही है, वो आ जाएगा। पीछे कैमरा है। सोहेल भाई आप जरा आगे ये दिखाएं। हाँ, खास तौर पे जो बैक पे है ना इनका, दैट इज ब्यूटीफुल। एंड द फैक्ट के इन्होंने ये खुद बनाया है, मतलब क्या ही जबरदस्त बात है। अभी दोनों सोचो कि अगला गाना क्या गाना है, उतनी देर तक हम एक खबर सुनाते हैं। ओके, आंखों में ही बातें करना। ऑलराइट, ओके जी, सो मच फन हैविंग दीज टू गर्ल्स ओवर, खास तौर पे बिकॉज ये वो कल्चर है जो कि आपको यू नो अदरवाइज यू आर नॉट एक्सपोज टू इट। जब तक कोई एग्जीबिशन ना लगी हो, कोई मेला ना हो, या फिर आप खुद ट्रैवल करके वहाँ उस वैली में ना जाएं, तो आप यू आर नॉट रियली एवर एक्सपोज टू इट। एनीवे जी, बहुत सी बातें भी करनी है। जल्दी से आपको श्रीलंका में जो अटैक्स हुए उनके बारे में भी हमने आपको खबर देनी है, आपको जल्दी से बता दें। और जिस तरह हम आपको शुरू में भी बता रहे थे कि वो जो रीजन है वहाँ से ये बात शुरू हुई है ऑलरेडी। आपको पता है कि न्यूजीलैंड में भी कुछ हफ्ते हुए हैं वहाँ अटैक हुआ था। न्यूजीलैंड के बाद अब श्रीलंका में दहशतगर्दी की बदतरीन वारदात हो गई और श्रीलंका के शहर कोलंबो में गिरजाघरों और होटलों में 8 धमाके हुए, जिनमें 290 अफराद हलाक और 400 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। और श्रीलंका पुलिस ने तस्दीक की है कि हलाक अफराद में 35 गैर मुल्की भी शामिल हैं। नेशनल हस्पताल कोलंबो में 27 गैर मुल्की की लाशें रखी गई हैं। और गिरजाघरों में धमाके उस वक्त हुए जब लोग ईस्टर की मुनासबत से मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़ थे। इसी पे बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, अपने वक्त इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, पूरी दुनिया इसकी मजम्मत कर रही है। ये बताइएगा, न्यूजीलैंड से शुरू होने वाला सिलसिला श्रीलंका तक पहुँच गया है। नज़र आ रहा है कि आलमी सतह पर मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ रही है। आपको इसकी क्या वजह नज़र आती है? ऑलराइट, जाहिद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है जी, राब्ता हमारा हो गया। जाहिद साहब अगर आप सुन रहे हैं तो बताइएगा, न्यूजीलैंड से सिलसिला शुरू हुआ, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, श्रीलंका में हौलनाक वाक़या हुआ है, 250 से ज़ायद अफराद की जान चली गई है। ये आलमी सतह पर जो मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ रही है, बढ़ती नज़र आ रही है, पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं, इसकी वजूहात क्या नज़र आ रही हैं आपको? उनकी वजूहात मुख्तलिफ है, एक नहीं है, लेकिन दोनों जो तमाम चीज़ें जो एक उनसर जो मुश्तरक नज़र आता है वो इंतहा पसंदी है। और एक जो है दहशत गर्दी को जो एक वेपन बनाया गया है, जो नफ़रत की आग फैलाई गई है, वो जो है हमें इन तमाम जो है दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में नज़र आती है। श्रीलंका का जहाँ तक वाक़या उसको और उसमें न्यूजीलैंड का जो वाक़या उसमें कोई ममासलत नहीं है, लेकिन दोनों इक़दाम जो हैं वो जो है दहशत गर्दी के हैं। न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ था उसमें एक मजहबी जो एक नफ़रत की फ़िज़ा फैलाई गई है दुनिया भर में, एक लिहाज से जो है जो एक इस किस्म की जो है कि इस्लामी फ़ोबिया फैलाया गया है, उसकी वजह से जो है वो नज़र आता है हमें न्यूजीलैंड की जो है जो में हमला जो हुआ था उसका। लेकिन उसके साथ श्रीलंका की जो मिसाल है वो दूसरी है। हालांकि ये भी बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है, लेकिन ज़रा उसके पस मंज़र में हम ज़रा देख लें कि 2009 में तक जो है श्रीलंका में 40 साल से जो है एक खाना जंगी थी जिसका ख़ात्मा हो गया था 2009 में। अब उसके बाद से जो है दहशतगर्दी की कार्रवाई जो है वो श्रीलंका में तकरीबन ना होने के बराबर थी और ये पहला वाक़या है। तो अब ये देखते हैं कि इसके पीछे कौन से अनासिर हैं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता है कि इसमें जो कोई मजहबी इंतहा पसंदी के कोई मुझे शवाहिद नहीं आते हैं इसमें। राइट, जाहिद हुसैन साहब ये भी बताइएगा, मजहब के नाम पर होने वाली दहशतगर्दी को कोई भी मजहबी रहनुमा काबिल कबूल नहीं कहता, स्टेटमेंट्स देते हैं, इसकी मजम्मत की जाती है, लेकिन ये वाक़यात फिर भी जारी हैं। क्या तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं को मज़ीद भी कुछ करना चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए?
ये सिर्फ ये बात नहीं है कि जो है सिर्फ मजहबी रहनुमा बयान दे दें या इकट्ठा हो जाए तो उससे मामला हल हो जाएंगे, वो इस तरह से हल नहीं होते हैं। हमें देखना भी पड़ेगा कि दहशतगर्दी की जो बुनियादी वजूहात हैं या इंतहा पसंदी की जो वजूहात हैं, क्योंकि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का जो है फ़र्क जो बहुत कम है, और वही इंतहा पसंदी जो है दहशतगर्दी की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो असल में जो इस वक्त बात की आती है कि इंतहा पसंदी की जो जड़ें हैं उसको ख़त्म किया जाए, चाहे कहीं पे हो, चाहे वो मज़हब की बुनियाद पे हो, लसानियात की बुनियाद पे हो, कौमियत की बुनियाद पे हो या रियासती सतह पे हो, जब तक उसको ख़त्म करना चाहिए। वरना ये कि सिर्फ बयानात से या लोगों को एक लिहाज से तमाम मजहबी रहनुमाओं को इकट्ठा करने से मसले का हल नहीं होता है। ये जो है जो आपको फैलाई जाती है इंतहा पसंदी या एक दूसरे के खिलाफ नफरत जो फैलाई, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तजज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब हमसे बात कर रहे थे। मामला है जिस पे हम बहुत बात करते हैं और करते रहेंगे, और हमने आपको बताना है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से फिर पोलियो वायरस सामने आ रहा है। हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि मुल्क में इस मरज़ के मुकम्मल खात्मे में अभी तक हम बहुत पीछे हैं। आज एक और इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो रही है, सबको मिलकर इसे कामयाब बनाना होगा। एब्सोल्युटली, कोशिश हमारी पूरी होती है, हम अपनी तरफ से भरपूर हमारी कोशिश होती है कि यहाँ बात करें और आपको कन्विंस करें कि इसमें कोई मसला नहीं है कि आप अपने बच्चों को प्लीज़ पोलियो के कतरे पिलवाएं। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अच्छा ही काम कर रहे हैं, इसलिए अपने ओहदे पर अब तक मौजूद। एब्सोल्युटली बाबर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का एक दफ़ा फिर। बड़ी तशवीशनाक ऑब्वियस रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान में अब भी कई मकामात पर पोलियो का वायरस जो है वो पाया गया है। तो क्या ये मसला भी वैक्सीनेशन से हल करना है या फिर इसके लिए कुछ और किया जाएगा, कुछ और सोचा है आपने? शुक्रिया हुमायूं अब्दुल्ला जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, ये मेरा फैसला था कि हम इसको डिक्लेयर करेंगे कि पहले भी ये वायरस होता था मुल्क में, लेकिन इसको डिक्लेयर नहीं किया जाता था। उसकी वजह ये है, बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिक्लाइन आ गया है पोलियो केसेस में, जिसकी वजह से वालिदैन को पैरालिसिस नजर नहीं आता। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमें, जो कम्युनिटी मिसट्रस्ट है, जो लोग कहते हैं कि हमने कतरे नहीं पिलाने, जब आप उसको डायसेक्ट करते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि एक बड़ा चैलेंज ये निकल के आता है कि लोगों को डिजीज नजर नहीं आती और वो ये क्वेश्चन करते हैं कि यार अभी हमें कुछ तकलीफ नहीं है, आप हमें क्यों दवाई दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं। तो ये बताना कि जी ऑल्दो आपको पैरालिसिस नजर नहीं आ रहा, और ये सक्सेस है पोलियो प्रोग्राम की, लेकिन क्योंकि वायरस अभी तक एनवायरनमेंट में मौजूद है जो रिप्रेजेंट होता है थ्रू सूएज सिस्टम, तो जब तक आप सूएज सिस्टम से वायरस क्लियर नहीं होता उस वक्त तक तो कोई भी बच्चा प्रोटेक्टेड नहीं है जी। बाबर, अजीब सी बात है, जिस कतरे के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हो रहे उसके लिए भी लोगों को कन्विंस करना पड़े कि इवन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आपको ये लेना जरूरी है। तो ये मैं आपको एक बड़ी हैरत की बात बताऊं, इस मेडिसिन ने पूरी दुनिया में, ये सेम मेडिसिन है, इसने पूरी दुनिया में जो है वो वायरस का खात्मा कर दिया, पाकिस्तान में आके कंट्रोवर्शियल बन गई। अच्छा, मैं तो हैरत की बात ये है कि ये इंडोनेशिया से बन के आती है। अभी तक पोलियो प्रोग्राम जो है वो ये हम बावर नहीं करा पा रहे कि भाई ये नहीं किसी दुश्मन मुल्क से बन के आ रही। अजीब, मतलब आप अगर किसी दिन आप एक्सटेंसिव प्रोग्राम करें ना, मैं आपको अगर मैं डिसएग्रीगेट करके दिखाऊं आपको कि तकरीबन जो 4-4.5 लाख लोग रिफ्यूज करते हैं, उनके ज़हनों में जो फेज है आप हैरान हो जाएंगे। जी, ये जो फेज है आपकी कैंपेन का, यहाँ पे इस फेज में आप कौन कौन से इलाके टारगेट कर रहे हैं? अच्छा, ये जी नेशनल पोलियो कैंपेन है। मुल्क में जी साल में 4 नेशनल पोलियो कैंपेन्स होती हैं और 5 हाई रिस्क पोलियो कैंपेन्स होती हैं। नेशनल पोलियो कैंपेन का मतलब है कि पाकिस्तान का कोई भी घर जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के दरमियान खड़ा है और हमारी माहौलियाती तब्दीली की वजीर मंतक से कहीं दूर खड़ी नजर आती हैं। वजीर आज़म इस मामले को भी इतना सादा ना समझें, क्योंकि आपको ये बताना चाहते हैं गुज़िश्ता महीने ज़रताज कुल साहिबा ने बारिशों का मौसम चल रहा था, उसमें खुशगवार तब्दीली का जो है वो राज बताया है। वो राज क्या था वो हम आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन नहीं तो फिर आप एक दफ़ा दोबारा सुनो। आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मैं समझती हूँ कि मैंने कहीं पर एक हदीस पढ़ी हुई थी जिसका यही मतलब निकलता था कि अगर आपके हुक्मरान मुल्क में अच्छे आ जाएं तो आपके मुल्क में बारिशें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि नेक हुक्मरानों की यही मिसाल है। इंशाल्लाह अच्छे हुक्मरान होंगे, नेक काम होंगे तो नेकी इंशाल्लाह। ये सारा क्रेडिट तो ज़रताज गुल साहिबा ने हुक्मरानों को दे दिया। कुछ अरसे बाद सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि वो माहौलियात की वज़ीर हैं और साइंसी अप्रोच रखती होंगी, लेकिन ज़रताज गुल ने कहा कि वो अपने
अपने बयान पर कायम हैं। ये मामला नेक हुक्मरानों का होता है, वो रहमत होते हैं, लोग देर से समझते हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में बारिशें और बर्फ़बारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफ़ा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही मुझे पता है सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रही। वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। मैं समझती हूँ कि जब आपके नेक हुक्मरान मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं, जब वो आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हीं के सदक़े की वजह से मुल्क में रहमतें और बारिश शुरू कर देता है। तो मैं उसका जो क्रेडिट है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देती हूँ। और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी के ये बयान देने और उस पर डटे रहने के कुछ ही अरसे बाद मुल्क में बारिशों ने तबाही मचा दी। गंदम की तैयार फसलें तबाह हो गई और अब इसका मलबा जो है वो वज़ीर साहिबा किस पर डालेंगी? वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए और वज़ीरों को सोचना पड़ेगा। एक वैसे लॉजिक मेरे जहन में आ गई है, वो कह रही हैं कि अब ये बारिशों से तबाही हुई थी इसीलिए तो काबीना बदल दी। अब देखते हैं नई काबीना बारिशें लेके आती है या तबाही होने वाली बारिशें होती हैं, तो यस शी कैन कम अप विद दिस स्टोरी। मतलब कि लिटरली लगता है कि आप ही सजेशंस दिए चले जा रहे हैं कि जिस किस्म की मंतक वो पेश कर रही हैं अब यही आता है जहन में। एनी हाउ आबिद साहब हमारा वेट कर रहे हैं, सीनियर करियर काउंसलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया। आबिद साहब, पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। एलीट स्कूलों में तो ये सहूलत मौजूद है, मगर जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के स्कूल हैं इनके बच्चे इससे महरूम हैं। कितनी अहमियत है इस शोबे की? बच्चों की तालीमी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है सबसे? पिछली जो हुकूमतें थीं उनमें जो पब्लिक पॉलिसी, जो एजुकेशन पॉलिसीज़ थी हमारी, या जो फ्रेमवर्क्स थे एजुकेशन के, या जो एक्शन प्लान्स बने थे, उसके अंदर करियर काउंसलिंग को रखा गया था और लाजिम करार दिया गया था पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के लिए। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा पॉजिटिव इक़दाम होगा कि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स में करियर काउंसलिंग को इंट्रोड्यूस कराएं तो इसके बड़े खातिर खा और मुस्बत नताइज होंगे। न सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर होगी, इनरोलमेंट बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कैलाश वैली से हमारे साथ आरियाना आजम और अमरीना मौजूद हैं और इनसे ब्रेक में हम इतनी बातें कर रहे हैं कि किस तरह ट्रैवल करना है, कब ट्रैवल करना है, जबरदस्त बातें बता रही हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कहाँ जाएं? आज बिल्कुल जी, आज शाम आपने जाना है और बीच लग्जरी में इवेंट हो रहा है कैलाशा कल्चर के हवाले से। बहुत सारे लोग हैं, परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन आरियाना और जितने यकीन है जो लड़कियां खासतौर पे देख रही होंगी ना इस वक्त हमारा शो, वो यकीनन इनको देख रही होंगी। इनके कपड़े जो कि इन्होंने खुद बनाए हैं, ये हेड गियर इन्होंने खुद बनाए, मतलब आई एम सो फैसिनेटेड वाली बात करनी है। हाँ बिल्कुल। और एक बात जो कि हमें ब्रेक में भी कह रहे थे, टाइम बहुत कम है, जल्दी से हम कह देते हैं, जब टूरिस्ट जाते हैं इनके यहाँ, इनसे मिलते हैं, कैलाश वैली जाते हैं, तो थोड़े से वो अब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इनसे पूछे बगैर इनसे तस्वीरें भी खिंचवाएंगे, घरों में घुस जाते हैं। टू ऑल द प्रोस्पेक्टिव टूरिस्ट जो सोच रहे हैं कि वो इस समर जाएंगे, प्लीज ऐसा ना करें। यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, दे आर फैमिली वाले लोग, उनके अपने घर हैं, कोई कैसे इनके घरों में घुस जाए। और वो कह रही हैं हमसे पूछ के तस्वीरें बनाने देंगे हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी।